वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीसीएस की हमारी क्विज सीरीज को 30 एमसीक्यू को हम कवर करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा और इस पूरे वीडियो में जहां जहां मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा आंसर करेगा उसका नाम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं अनाउंस करूंगा। तो यहां पर हम सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है जिसमें बात करी गई है लॉजिस्टिक रिपोर्ट 2021 के बारे में। यहां पर स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है कि राज्यों को 3 अलग अलग श्रेणियों में रैंकिंग दी गई है, एकदम सही स्टेटमेंट है ये। दूसरा स्टेटमेंट है अगर हम बात करें राज्य श्रेणी की तो उसमें गुजरात को नंबर 1 पर रखा गया है, वहीं जम्मू कश्मीर जो है इसने पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष स्थान ग्रहण करा है, तो यह भी यहां पर सही है। जबकि तीसरा जो इसके अंदर स्टेटमेंट दिया है कि पहली लॉजिस्टिक रिपोर्ट 2017 में जारी की गई थी, ये यहां पर इनकरेक्ट है। तो इस तरीके से हमें यहां पर जो करेक्ट स्टेटमेंट था वो चूज करना था। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि तीसरा स्टेटमेंट 2017 ना होकर 2018 है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो केवल 1 और 2 जो है वो यहां पर सही रहेगा, ठीक है। आगे हम बात करें इस रिपोर्ट की, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो आपको याद रखना चाहिए कि अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें या फिर यूनियन टेरिटरीज की हम बात करते हैं तो उसमें दिल्ली जो है वो टॉप पर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको गुजरात याद रखना है, जम्मू कश्मीर याद रखना है और दिल्ली के बारे में याद रखना है। इसके बाद अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहां पर है भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल, इसका उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया? मुंबई सेंट्रल, नई दिल्ली, जयपुर या फिर अहमदाबाद? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? मुंबई सेंट्रल। मुंबई सेंट्रल में जो आपका भारतीय रेलवे है इसका पहला पॉड होटल, इसका उद्घाटन किया गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में बात करी गई है नवीन चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 के संबंध में स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि मतदाता सूची के डेटा को आधार से जोड़ने के लिए आधार नंबर की मांग की जा सकती है। यह स्टेटमेंट करेक्ट है एंड आई होप कि आपने न्यूज चैनल्स पर इतना सुना होगा इसको कि यह तो आपको एटलीस्ट पता ही होगा कि जो आपका मतदाता सूची है उसके डेटा को आधार से लिंक करा जाएगा। दूसरा यहां पर स्टेटमेंट है कि पहले मतदाता सूची में नामांकन के लिए अहरक तिथि यानी कि जो आपका डेट होती थी क्वालिफाइंग डेट वो होती थी 1 जनवरी सिर्फ, लेकिन अब जो है ये 4 योग्यता तिथियां इसके अंदर मेंशन करी गई हैं जो कि आपका 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर है। तो ये स्टेटमेंट भी यहां पर करेक्ट है। सो बोथ द स्टेटमेंट हेयर आर करेक्ट। तो दोनों जो है वो हमारा यहां पर सही आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों इस वाले क्वेश्चन पे चले इससे पहले आप लोगों से मेरा एक सजेशन भी है और एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करिए और जो हमारा पेरेंट चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज तुरंत इसको ज्वाइन करिए। रीजन बीइंग कि यहां पर टेस्ट कर पाएंगे कि आप कहां पर हैं, कितनी आपकी तैयारी बेटर चल रही है, क्योंकि 2022 का जो आपका पीसीएस है जून में होने वाला है, बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा यहां पर क्वेश्चंस को लगाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करिए और वहां पर आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं वीडियो सीरीज के माध्यम से। और अगर आप वाकई सीरियस हैं, ठीक है, पीसीएस 2022 के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप तुरंत जो है पेड कोर्स जो हमारा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का उसको तुरंत खरीदिए। रीजन बीइंग कि जब आपके पास हार्ड कॉपी भी होती है और आप वीडियो के थ्रू पढ़ते हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, मतलब आपके माइंड में चीजें एकदम सेट हो जाएंगी और फिर जो एग्जाम के टाइम पर जो कंफ्यूजन होता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा वो सारे कंफ्यूजन आपके खत्म होंगे और जो आपकी सक्सेस है वो सुनिश्चित हो पाएगी। तो इसके लिए आपको सिर्फ इतना सा करना है, जो पेड कोर्स है उसको खरीदने के लिए नीचे ये जो नंबर दिए हुए हैं इन नंबर्स पर आप तुरंत कॉल करिए और अपना जो कोर्स है उसको तुरंत परचेस करिए। अब यहां पर हम चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन जरूर लगाते रहिएगा, एट द एंड ऑफ द वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए कितने क्वेश्चंस आपको आते थे। तो यहां पर हम बात करें तो बात यह करी गई है कि हाल ही में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने आईपीसी की धारा डैश के तहत माना कि यदि ससुराल में पत्नी की मृत्यु से पहले उसे मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है तो उसे दहेज हत्या माना जा सकता है। यह धारा कौन सी है आईपीसी की? 194 है, 304 बी है, 307 बी है या फिर 309 बी है? तो सही आंसर क्या होगा आपका? 304 बी। 304 बी यहां पर करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और हाल में बहुत चर्चा में रही है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहां पर है कि निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन कौन सा है, जो ट्रू स्टेटमेंट है वो आपको चूज करना है।
जो पहला स्टेटमेंट है जिसमें बात करी गई कि हाल ही में फ्रांस में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति की 16वें सत्र की बैठक हुई, यह स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, इसको एज इट इज याद रखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव है। दूसरा है कोलकाता की दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरा स्टेटमेंट है वेनेजुएला के सेंट जॉन समारोह, पनामा के कॉर्पस क्रिस्टी उत्सव और बोलीविया के तारीजा उत्सव, इनको भी इस सूची में शामिल किया गया है। तो यह भी आप याद रखिएगा कि जो वेनेजुएला का है जिसको बोलते हैं सेंट जॉन समारोह, इसको भी शामिल करा गया है। इसके अलावा पनामा की बात करें तो वहां का कॉर्पस क्रिस्टी उत्सव जो होता है इसको भी शामिल करा गया है, और बोलीविया का है ये तारीजा उत्सव, इसको भी इस सूची में शामिल करा गया है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, उपरोक्त सभी सत्य हैं, यानी कि ऊपर के तीनों स्टेटमेंट यहां पर ट्रू हैं और तीनों को एज इट इज याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आगे हम देखें इसमें तो इंडिया की अगर आप बात करें 2017 में कुंभ मेले को भी इसमें शामिल करा गया था और 2016 में नवरोज और जो योग है योगा को भी इसके अंदर शामिल किया गया था। इसके बाद आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि निम्न में से किसकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई होलकर या फिर संत रविदास। तो सही आंसर यहां पर क्या होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, और इनसे रिलेटेड मैंने आप लोगों से बोला भी था, तो काफी सारे हमारे जो व्यूअर हैं इन्होंने काफी कुछ बताया था, ठीक है, जो कुछ उनको याद था बिना सर्च किए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था कि आप लोगों ने सर्च नहीं करा था, जो आपके माइंड में था सिर्फ आपने उतना वहां मेंशन करा था कमेंट सेक्शन में, दैट वाज वेरी गुड। तो यहां पर हम बात करें डॉक्टर अंबेडकर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो आपको यह याद रखना है कि कुछ एक पाक्षिक और साप्ताहिक पत्र थे जिसमें हम बात करें बहिष्कृत भारत की, मूक नायक की और जनता की, तो ये इनके द्वारा ही प्रकाशित किए गए थे। वहीं पुस्तक जो कि है आपका एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये भी इनके द्वारा ही लिखी गई। इसके अलावा वेटिंग फॉर अ वीजा, ये एक आत्मकथा थी जो इनकी है, मात्र 20 पन्ने की है, ये 20 पेजेस की, तो ये भी इन्हीं की है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, 2017 में प्रधानमंत्री ने किस दिन को राष्ट्रीय पाठन दिवस यानी कि नेशनल रीडिंग डे के रूप में मनाने की घोषणा की, 19 मई, 19 जून, 19 जुलाई या फिर 19 अगस्त। तो यहां पर जो आपका सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, 19 जून। अब ये जो 19 जून का डेट था जिसको नेशनल रीडिंग डे के रूप में मनाने की घोषणा करी मोदी ने, इसका रीजन क्या था कि केरल के पुस्तकालय आंदोलन के जनक हैं पीएन पणिक्कर, इनकी पुण्यतिथि होती है 19 जून को, और इसी उपलक्ष्य में इस दिन को राष्ट्रीय पाठन दिवस यानी कि नेशनल रीडिंग डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई, और 2017 में इस चीज को बोला गया था, इस चीज की घोषणा की गई थी। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि निम्न में से कहां विश्व स्वर्ण परिषद यानी कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ये सिचुएटेड है, इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है, तो ये भारत है, यूएस है, यूके है या फिर इंग्लैंड वो स्विट्जरलैंड। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, यूके। अब यूके में कहां, वो लंदन में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए। अब ये श्रावस्ती है, बलरामपुर है, प्रयागराज है या फिर सोनभद्र, तो सही आंसर क्या आएगा, बलरामपुर, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें सरयू नहर परियोजना की, तो इससे रिलेटेड ये 2 पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि ये जो कैनाल है ये 5 रिवर्स को इंटरलिंक कर रही है। वो 5 रिवर, 5 नदियां कौन कौन सी हैं, घाघर रिवर है, सरयू है, राप्ती है, वाणगंगा है और रोहिणी है, ठीक है। तो ये 5 रिवर हैं जिनको ये इंटरलिंक कर रही है। इसके अलावा 9 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, 9 ऐसे जिले हैं जहां से ये पास होगी, जिसमें बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, बस्ती है, गोंडा है, संत कबीर नगर है, महाराजगंज है और गोरखपुर है। ये 9 के 9 डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा और ये 5 रिवर को याद रखिएगा। सरयू नहर परियोजना से रिलेटेड क्वेश्चन 110% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें कि हाल ही में जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 में वर्ष 2019 की तुलना में मलेरिया से होने वाली मौतों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, यानी कि नंबर ऑफ डेथ कितना परसेंट बढ़ गया 2020 में, अगर हम कंपैरिजन करें 2019 से। तो क्या ये 10% है, 12% है, 14% या फिर 15%? तो सही आंसर क्या आएगा आपका 12%। 12% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है नंबर ऑफ डेथ्स में ड्यू टू मलेरिया। अच्छा, कमेंट सेक्शन में यह बताइए कि इंडिया का टारगेट कौन सा ईयर का है जब हमें मलेरिया को एलिमिनेट करना है, खत्म करना है हिंदुस्तान से, तो ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति निम्न में से किस काल में हुई, प्लायोसीन काल में, मायोसीन काल में, प्लिस्टोसीन काल में या फिर होलोसीन? तो सही आंसर क्या आएगा आपका प्लायोसीन काल में।
इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका इग्नियस जो रॉक्स होती हैं या फिर अग्नेय शेल हैं, इनसे संबंधित यहां पर स्टेटमेंट दे रखे हैं। कौन सा है जो स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट यहां पर है कि ये कठोर, रवेदार और परतहीन होती हैं। दूसरा कथन है पृथ्वी के ऊपर निर्मित इन शैलों के कण छोटे, जबकि पृथ्वी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो इनके जो कण होते हैं वो मोटे और बड़े रवे होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है जीवाश्म इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। और चौथा है कि भैया ये सभी जो स्टेटमेंट दे रखे हैं ऊपर के तीन, ये तीनों के तीनों सही हैं। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट हमारा एकदम करेक्ट एंड आई होप कि आप लोगों को शायद इसके बारे में आइडिया हो। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो इस तरीके से आंसर क्या होगा आपका? फोर्थ वन विल बी द आंसर। इसके बाद आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहां पर है केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड नई दिल्ली, इसका गठन एग्जैक्टली कौन से ईयर में हुआ था? 1951, 52, 53 या फिर 54? तो सही आंसर इसका क्या आएगा? 1953। 1953 में इसका गठन हुआ था, इसको संस्थापित किया गया था, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? क्या ये जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है या फिर ये गुजरात है? तो ऑब्वियस सी बात है भैया, हिमाचल प्रदेश है जिसकी बॉर्डर जो है वो शेयर नहीं होते पाकिस्तान के साथ में। बाकी जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, इन चार के बॉर्डर शेयर होते हैं। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि बांग्लादेश के साथ में कौन कौन से हमारे स्टेट हैं जिनके बॉर्डर शेयर होते हैं। नंबर ऑफ स्टेट भी बताइएगा और उनके नाम भी बताइएगा किस किस के बॉर्डर शेयर होते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहां पर बात हो रही है निम्न में से कौन सुमेलित है? तो काराकोरम दर्रे की बात करें तो ये सिक्किम यहां पर दिया हुआ है। दूसरा है चांगला दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश दिया है। मांगशाधुरा की बात करें तो ये उत्तराखंड और खारदुंगला की बात करें तो नागालैंड। तो यहां पर देखिए सही आंसर कौन सा होगा आपका? मांगशाधुरा, ये उत्तराखंड में है, दिस इज करेक्ट। जबकि हम बात करें काराकोरम की तो ये जम्मू कश्मीर में है, चांगला ये आपका लद्दाख में पड़ता है। वहीं अगर खारदुंगला की बात करें तो ये नागालैंड नहीं है, ये भी आपका लद्दाख है। तो यहां पर कौन सा सुमेलित है ये चूज करना है। तो ये हमारा जो है ये सुमेलित है, ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है कि निम्न में से कौन स्थायी पूंजी का एक उदाहरण नहीं है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कैपिटल? तो ये जनरेटर है, किसान का हल है, मिट्टी है या फिर कंप्यूटर है? थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आपका आंसर एकदम निकल के आएगा मिट्टी, यानी कि सॉइल जो है ये आपका एग्जाम्पल नहीं है स्थायी पूंजी का, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल का। जबकि जनरेटर, किसान का हल और कंप्यूटर ये फिक्स्ड कैपिटल के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो यहां पर गिवन है इसमें आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है जनसंख्या का मानव पूंजी में परिवर्तन होता है जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, पशुपालन इत्यादि आते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है तृतीयक क्षेत्र में संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा इत्यादि आते हैं। और चौथा स्टेटमेंट है उपरोक्त सभी। तो देखिए आंसर हमारा क्या होगा? उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट। ये तीनों ही स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, इनको एज इट इज याद रखिएगा कि अगर हम बात करें जनसंख्या की तो जब तक हम एक पॉपुलेशन जो है उस पॉपुलेशन को पढ़ाई लिखाई नहीं करवाते हैं, उसे प्रशिक्षण नहीं देते हैं, मतलब वो कुछ जनरेट करने के लायक नहीं होती है, तब तक वो सिर्फ जनसंख्या है। मानव पूंजी यानी कि ह्यूमन रिसोर्स वो कब बनेगा? जब उसको एजुकेशन मिलेगी, उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसकी चिकित्सा सेवाएं जो है उसमें निवेश किया जाएगा। मतलब वो पॉपुलेशन जो है एज अ रिसोर्स काम करना जब तक स्टार्ट नहीं करेगी तब तक वो सिर्फ पॉपुलेशन है। और जब उसमें इन्वेस्टमेंट होगा वो इस लायक बनेगी कि कुछ वो प्रोड्यूस कर पाए, तब वो आपकी आ जाएगी किसमें? ह्यूमन रिसोर्स में, मानव पूंजी में। इसके बाद नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो कृषि है, वानिकी है, पशुपालन है, ये सब जो है आता है आपका किसमें? प्राथमिक क्षेत्र में। वहीं तृतीयक में बैंकिंग, संचार, बीमा, शिक्षा, ये सारी चीजें आती हैं। इसके बाद अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहां पर बात हो रही है महाजनपद काल में फसलों पर लगने वाला कर जिसे भाग कहते थे वो उपज का कितना हिस्सा होता था? 1/4, 1/5, 1/6 या फिर 1/8? तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/6 भाग जो होता था उपज का वही कहलाता था आपका भाग, ठीक है, जो फसलों पर लगने वाला कर होता था महाजनपद काल में। इसके बाद आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यहां पर स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको बताना है कि जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा है। पहला, अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म पालन करने का निश्चय किया, ये धम्म है,
ठीक है, धम्म पालन करने का निश्चय किया, ये एकदम सही है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि धम्म का मतलब है क्या, ठीक है, धम्म का एग्जैक्टली अर्थ क्या है, ये कमेंट सेक्शन में देखते हैं किसको पता है। इसके बाद अगला स्टेटमेंट है कि अशोक को देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी इन नामों से भी जाना जाता था, एंड आई होप कि आपको पता होगा इसके बारे में। ये भी यहां पर सही है, तो उपरोक्त तीनों कथन जो है वो यहां पर करेक्टली दिए हुए हैं, तो सही आंसर क्या होगा आपका, फोर्थ वन। इसके बाद आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहां पर है तंजौर चित्रकला, इसके संबंध में यहां पर कथन दिए हुए हैं, इन पर विचार करना है और जो सही स्टेटमेंट है वो आपको चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है कि यह चित्रकला सरफोजी महाराज के संरक्षण में अपने चरम पर पहुंची थी। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह चित्रकलाएं विशिष्ट प्रकार की अलंकृत चित्रकलाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। देखिए, दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हैं। आंसर हमारा क्या होगा, दोनों। इन स्टेटमेंट को एज इट इज याद रखना है आपको, ऐसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहां पर बात करी गई है कि निम्नलिखित में से क्या एलोरा गुफाओं के भित्ति चित्र का उदाहरण नहीं है। तो मरणासन राजकुमारी भी नहीं है, उड़ती हुई अप्सरा भी नहीं है और महावीर जैन की मूर्ति भी नहीं है। तो ये तीनों ही यहां पर इनकरेक्ट हैं। हमारा जो सही आंसर आएगा वो क्या होगा, कोई उपयुक्त नहीं है। ये तीनों ही यहां पर गलत मेंशन है। अब इसके अंदर अगर आप बात करें कि एलोरा की गुफाओं के भित्ति चित्र में एग्जैक्टली मेंशन क्या है, तो आपको दशावतार मंदिर याद रखना है, रावण की खाई याद रखनी है, कैलाश मंदिर याद रखना है और जगन्नाथ सभा और इंद्र सभा ये याद रखना है। तो अगर ये सब आपको ऑप्शन में दिए हैं, दैट मीन्स कि इनमें से आपका सही आंसर चूज करा जा सकता है, जबकि जो अभी इसमें दिए हुए थे वो तीनों ही यहां पर गलत थे। ठीक है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि कौन कौन सी गुफा के नंबर से इनका रिलेशन है, ये जो यहां पर है। इसके बाद आप मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो यहां पर है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। एक तरफ घटना दे रखी है, दूसरी तरफ आपको तिथि दे रखी है, डेट। अब दांडी मार्च की बात करें तो 10 मार्च 1930 सुमेलित कौन सा है ये बताना है आपको। तो पहला तो यहां पर है इनकरेक्ट। दूसरे की बात करें शिमला समझौता, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इसके बाद तिलक जी की मृत्यु की बात करें, बाल गंगाधर तिलक की, तो वो भी यहां पर इनकरेक्ट दिया हुआ है। चंपारण सत्याग्रह 1917 ये यहां पर एकदम करेक्ट है। ठीक है। सो अगर हम बात करें कि भैया फिर ये जो दांडी मार्च है या शिमला समझौता, इनकी डेट्स एग्जैक्टली हैं क्या, तो ये याद रखिएगा एज इट इज। ठीक है। 12 मार्च 1930 ये डेट है आपकी दांडी मार्च की। शिमला समझौता 25 जून 1945। तिलक जी की मृत्यु की बात करें तो 1 अगस्त 1920 और चंपारण सत्याग्रह तो ऑलरेडी यहां पर करेक्टली मेंशन्ड था। ठीक है। इसके बाद आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर आपको घटना दी हुई है, इधर डेट्स दी हुई है और आपको बताना है कि सही नहीं है वो कौन सा है जो कि सही नहीं है। साइमन कमीशन फरवरी 1928, पूना पैक्ट सितंबर 1933, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 और कैबिनेट मिशन मार्च 1946। तो यहां पर देखिए पूना पैक्ट जो दिया हुआ है वो यहां पर इनकरेक्ट दिया हुआ है, क्योंकि पूना पैक्ट 1933 का नहीं है, 1932 सितंबर का है। पूना पैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे 110% पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर गदर पार्टी की स्थापना ये कौन से ईयर में हुई थी, 1911 में, 12 में, 13 में या फिर 14 में। एंड आई होप आपको पता होगा 1913 में। अच्छा, गदर पार्टी का जो मुख्यालय था वो कहां पर था और किन किन ने मिलकर गदर पार्टी की स्थापना करी थी, ये कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं कि आप लोग मेंशन करें। इसके बाद आगे चलें अगले क्वेश्चन पर। यहां पर एक तरफ विद्रोह दे रखे हैं और एक तरफ उससे रिलेटेड ईयर दे रखे हैं। आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अहोम की बात करें 1928, खासी की बात करें 1929 से 1933 तक, कोल की बात करें 1930-31 और वहीं संथाल की बात करें 1955-56। तो सही आंसर यहां पर क्या होगा आपका, कोल विद्रोह, क्योंकि ये आपका 1831 से 32 का है, ना कि 1830 से 31 का। तो यही हमारा सही आंसर रहेगा जो कि सुमेलित नहीं था। बाकी यहां पर सारे सुमेलित हैं, तो इनको एज इट इज याद रखिएगा, अहोम को भी, खासी को भी और संथाल को भी। इसके बाद आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि निम्न में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रवासी भारतीय दिवस को 9 जनवरी के दिन मनाने की घोषणा की गई थी। अब इसका मैं आपको आंसर बताऊं इससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज बोलना चाहता हूं कि भाई कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा और अगर आपने यहां तक वीडियो को देखा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। और इसके अलावा इस चैनल पर अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे उनको जरूर लगाकर देखिए और हर एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है। और पेड कोर्स हमारा तुरंत परचेज करिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बहुत ज्यादा जरूरी है। नीचे ये नंबर जो दे रखे हैं इन नंबर्स पर तुरंत कॉल करिए। ठीक है। तुरंत कॉल करके यहां पर आप परचेजिंग जरूर करिए। पीसीएस के लिए अगर आप सीरियस हैं
और इस क्विज सीरीज को यहां तक आपने देखा है, दैट मींस कि आप डेस्परेट हैं पीसीएस बनने के लिए। और अगर वाकई ये चीज है तो आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है ताकि आपके जो सपने हैं वो हकीकत में कन्वर्ट हो पाए। तो इन नंबर्स पर कॉल करके तुरंत जो पेड कोर्स है उसको परचेस करिए ताकि जो आपके सपने हैं वो हकीकत में कन्वर्ट हो पाए। तो आइए अब जो है इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर हम बात करें कि 9 जनवरी को जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, तो इसको मनाने की जो घोषणा की गई थी, कौन सी समिति की रिपोर्ट के आधार पर इस दिन को चूज करा गया? तो ये राजीव चेल्ला समिति है, खुसरो समिति है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति है, या फिर अरुण गोयल समिति? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, यानी कि LS। इसके बाद अब जो है मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें बात करी गई है निम्न में से कौन सा सामुदायिक विकास का इसके बाद आगे मूव करें। अगला क्वेश्चन यहां पर है, निम्न में से कौन सा सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है? राष्ट्रीय प्रसार सेवा, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सहकारिता आंदोलन, या फिर सामान्य सहायता अनुदान कार्यक्रम? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? राष्ट्रीय प्रसार सेवा। ठीक है, ये पहला सामुदायिक विकास का पहला ये कार्यक्रम था, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रम। और आगे जाके इसी की जांच पड़ताल करने के लिए, मतलब कितना ये बेनिफिशियल हुआ कि नहीं हुआ, तो बलवंत राय मेहता समिति को भी आपको याद रखना है। उसका ईयर कौन सा था वो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि कौन से साल का है वो। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहां पर है, निम्न में से किसने प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा था? ये डॉक्टर अंबेडकर ने बोला था, KM मुंशी ने, या फिर सरदार पटेल या सीतारमैया? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? KM मुंशी। संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली, ये किसने बोला? KM मुंशी ने। याद रखिएगा, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का, निम्न में से किस संविधान संशोधन से दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार मिला? ये 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 70th था, 71st था, या फिर 72nd? तो सही आंसर क्या आएगा? 70वां संविधान संशोधन, जिसके बाद दिल्ली और पुडुचेरी को भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया। इसके बाद आज के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। जो क्वेश्चन है वो यहां पर कि सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति, इसकी आयु कितनी है? 60 वर्ष, 61, 63 या फिर 65? तो सही आंसर, एंड आई होप कि आपको ये पता होगा, 65 ईयर, ये यहां पर सही आंसर है। और इसके साथ ही हमारा ये वाला वीडियो यहीं पर एंड हो रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाते जाते बस आप लोगों से इतना सा रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन को तुरंत आप सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मेन प्लेटफॉर्म है, जो हमारा पेरेंट चैनल है, उसको आप तुरंत सब्सक्राइब करें, और अगर आपने नहीं करा है तो। इसके अलावा भैया पेड कोर्स जरूर आप लोग ज्वाइन करिए, क्योंकि अगर पेड कोर्स ज्वाइन करेंगे तो मैं चाहता हूं कि यहां पर जब आप कमेंट सेक्शन में आपके एग्जाम के बाद आपके कमेंट आए, तो यही कमेंट आए कि सर जो आपने बोला था वो बहुत फ्रूटफुल हुआ, और आपका जो PCS प्री है वो कम से कम अभी निकले। उसके बाद मेंस के लिए जो हमारा डेडिकेटेड कोर्स रहेगा उसको भी या फिर आप परचेस करेंगे, और फाइनली जो आपका PCS बनने का सपना है वो साकार हो पाए। इसके साथ ही इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।